हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर 9th सेशन ऑन कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आज के सेशन में हम जो डिस्काउंट स्टडी करने वाले हैं नॉर्मल डिस्काउंट से काफ़ी अलग रहेगा। इसके पहले हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट स्टडी किया। देखो वो डिस्काउंट अलग था और जो हम आज से स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट। ओके, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल तो सुना ही है। बिल्स रिसीवेबल आपकी क्या होती है, असेट होती है, और बिल्स पेबल आपके लिए लायबिलिटी होती है, करेक्ट। और 12th में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक चैप्टर भी है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है डिटेल में आपको अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में हमें क्या स्टडी करना है, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसे सेल आउट किया जा सकता है, और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेल करते हैं, डिस्काउंट पे सेल करते हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो पार्ट हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, और ये बहुत डिफरेंट पार्ट रहेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, फॉर्मूलेज भी इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम बेसिक का पार्ट देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो, ट्रांजेक्शन्स कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और इट कैन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन इमीडिएटली कैश में सेल हो गए वो कैश ट्रांजेक्शन, और जो इन फ्यूचर सेटल होते हैं वो होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मान लो कि आप मेरे पास आते हो और मुझसे लैपटॉप परचेस करते हो, प्राइस है 50,000 रुपीज़ की, कहते हो कि सर मैं आपको पेमेंट आफ्टर 1 मंथ कर दूंगा, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर आपने 50,000 इमीडिएटली मुझे दे दिए, कैश ट्रांजेक्शन, और अगर आप 1 मंथ का टाइम पीरियड मुझसे डिमांड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में प्रॉमिसेस किए जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, प्रॉमिस होता है फ्यूचर डेट को पेमेंट करने का। ये प्रॉमिस ओरल हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। देखो, प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर कैन बी ओरल और इट कैन बी इन रिटर्न। ओरल प्रॉमिस है तो इसमें ये प्रॉमिस को कंप्लीट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कई बार आदमी मुकर जाता है। लेकिन रिटर्न प्रॉमिस जब राइटिंग में आप लिख कर देते हो तो वो एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। रिटर्न प्रॉमिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, वो प्रॉमिसरी नोट बन सकता है, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। ओके, रिटर्न प्रॉमिस जब आप करते हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी बन सकता है। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। अब एग्जैक्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, तो ये डिटेल पार्ट हमको इतना भी नहीं पढ़ना है, आप इसे पढ़ सकते हो। अकाउंट्स में तो है आपको डिटेल में, तो मैथ्स में हम इसे शॉर्ट में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेशन दी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of certain instrument। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इससे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हो, चेक। बैंक में जो चेक मिलता है या फिर हम किसी को चेक देते हैं वो एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। देखो, बिल जो है, जो दुकान में से हम गुड्स खरीदते हैं तो वो जो दुकानदार हमें बिल देता है उसकी बात नहीं चल रही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिफरेंट काइंड का बिल होता है, ओके, जिसमें सेलर जो होता है वो कस्टमर के ऊपर एक बिल बनाएगा और उसमें ऑर्डर दी जाती है कि पर्टिकुलर डेट को आपको क्या करना है, वो बिल का पेमेंट करना है। तो मान लो कि वो 1 मंथ का जो एग्जाम्पल है उसे हम कंटिन्यू करते कि आफ्टर 1 मंथ आप मुझे पेमेंट करने वाला, तो मैंने एक ऑर्डर लिखी राइटिंग में, ओके, और वो ऑर्डर है, मेरी सिग्नेचर है, आपकी भी सिग्नेचर है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टर 1 मंथ आप मुझे पे करोगे। तो जिस दिन आपको पेमेंट करना है उसे ड्यू डेट कहा जाता है। ओके, जिस दिन पेमेंट ड्यू हो गया वो क्या हो गया, ड्यू डेट हो गया। समझो वो ड्यू डेट 1 सितंबर है। 1 सितंबर को मैं आपके पास आऊंगा, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूंगा और उसके बदले आपने मुझे क्या करना है, पेमेंट कर देना है 50,000 रुपीज का। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसा मूवी का टिकट हो गया। मूवी का टिकट अगर मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब वो टाइमिंग रहेगा, शो टाइमिंग, वो टाइम पे मैं आ सकता हूँ और मूवी को देख सकता। अभी एग्जैक्टली मूवी तो है नहीं,
लेकिन उसके जैसा एग्जाम्पल है। या फिर आपके पास अगर चेक होगा, चेक आप बैंक में लेकर जा सकते हो, चेक जमा करो और उससे आपको क्या मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो एज ऑन ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट करना है, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास, मतलब सेलर कस्टमर के पास जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा और उससे पेमेंट ले लेगा। ओके, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होती है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपको 1 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा, आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, जो डेट है उस पर आपको पेमेंट करना ही होगा। इट इज साइंड बाय बोथ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों की सिग्नेचर होती है। ड्रॉवर कौन है, मैं बिल को बना रहा हूं। जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है, बनाता है, सेलर को ही ड्रॉवर कहा जाएगा। और ड्रॉवी, आप कस्टमर हो, आपके नाम से बिल बनाए, तो आप कौन बन गए, ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर। जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर। द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है उसे कहा जाता है ड्रॉवी। हमारे एग्जाम्पल में मैं ड्रॉवर हूं, आप ड्रॉवी हो। दोनों की सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी पर्सन बिल ड्रॉ करेगा, ओके, और मार्केट में सेल कर देगा, ऐसा तो नहीं चल सकता है। ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों की सिग्नेचर है तो ही वो वैलिड बन सकता है। इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक पर्सन, देयर इज एन ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, इट मस्ट बी डेटेड, डेट होनी चाहिए, सम ऑफ मनी क्या है वो मेंशन होना चाहिए। चेक आपने देखा है, चेक के ऊपर नाम होता है, किससे पेमेंट करना है, अमाउंट होती है, राइट। ब्लैंक चेक भी दे सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। लेकिन बैंक में अगर आप जाते हो पैसे निकालने को, तो उसके ऊपर अमाउंट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, अमाउंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, डेट भी ज़रूरी है। एंड थर्ड, इट स्पेसिफाइज टू हुम द पेमेंट इज मेड, और किससे पेमेंट करना है उसका नाम भी उस पर होना चाहिए। ओके, सो पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन होते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर। मैं सप्लायर हूँ, आप मेरे कस्टमर हो। सेल करते समय पे मैं सेलर बन जाऊंगा, आप मेरे परचेसर बन जाओगे। क्रेडिट पे सेल कर दिया तो मैं हो गया क्रेडिटर, आप बन गए डेटर। और जब बिल ड्रॉ होगा तो मैं रहूंगा ड्रॉवर, आप रहोगे ड्रॉवी। एंड फाइनली बिल के पैसे मुझे मिलने वाले तो मैं कहूंगा बिल्स रिसीवेबल। आपको पेमेंट करना है, आप कहोगे बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल असेट होती है और बिल्स पेएबल क्या होता है, लायबिलिटी होती है, राइट। बिल्स रिसीवेबल असेट है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कॉमनली 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। मैंने बिल ड्रॉ किया, मैं ड्रॉवर, आपके ऊपर ड्रॉ किया, आप हो गए ड्रॉवी। और तीसरा होता है पेई। पेई का मतलब जो पैसे रिसीव करेगा। अब देखो, एज ऑन ड्यू डेट में आपके पास बिल लेकर आया, 50,000 रुपीज का मैंने बिल दिया और आपसे पैसे ले लिया, तो मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं, तो पेई कौन हो गया, मैं खुद हो गया। ओके, अल्टरनेटिवली एज ऑन ड्यू डेट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एजेंट है, मैंने एजेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और उससे कहा कि आपके पास आए और आपसे पैसे ले ले। एजेंट आपके पास आता है और आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है, आपसे पैसे लेता है। पैसे किसने लिए, एजेंट ने लिए। एजेंट कौन हो गया, पेई हो गया। तो जो पैसे कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, वो पेई होता है। तो 3 पार्टीज बन गए, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ये पेई बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसका रीजन क्या है, कई बार अकाउंट सेटल करने के लिए भी बिल्स दिया जाता है। अभी मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है और वो मिस्टर एक्स को मुझे 50,000 रुपीज पे करना है, मिस्टर एक्स को मुझे 50,000 रुपीज देना है, मेरे पास पैसे है नहीं, तो मैं एक्स को बोलता हूँ कि देख भाई मेरे पास तो 50,000 नहीं है, एक काम कर लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तू ले ले और मेरा जो कस्टमर है उसके पास जा, उसको बिल दे, वो तुझे 50,000 रुपये दे देगा। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो भी इस सिचुएशन में एक्स आपके पास आएगा, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक्स को पैसे मिल रहे, वो कौन हो गया, पेई हो गया। क्लियर हो गया। इस एग्जांपल में मैं ड्रॉवर हूं, आप ड्रॉवी हो, एक्स पैसे लेने आ रहा है, आप एक्स को पैसे दे रहे हो, तो एक्स कौन बन जाएगा, पेई बन जाएगा। ओके, एक एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दिया है, इसे आप बाद में पढ़ लेना, ये सिमिलर टू द चेक होता है। और ये नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना, ये जो नोट्स है पूरा आपको लिख लेना है नोटबुक में, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। तो अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, अभी हमें एग्जैक्टली कैलकुलेशन का पार्ट देखना है कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आप मुझे 1 तारीख को पेमेंट करने वाले हो तो 1 तारीख क्या बनेगी, ड्यू डेट बनेगी। ठीक है बाबा, ड्यू डेट है, लेकिन उसे कैलकुलेट कैसे करना है,
तो कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेज हमें देखना है नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, हर एक महीने में कितने दिन होते हैं। ओके देखो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 और 29 डेज, ये डेज है, ठीक है। अभी कैलेंडर होता है, हमें कभी इसे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब करना होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए, तो हम ड्यू डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है और क्या तरीका है। कोई भी मंथ है उसमें आपको या तो मिलेंगे 30 डेज या फिर मिलेंगे 31 डेज, विद द एक्सेप्शन ऑफ फेब्रुआरी। फेब्रुआरी का एक एक्सेप्शन आप छोड़ दो, जिसमें 28 और 29 डेज है। आप देख सकते हो कि हर एक महीने में या तो 31 डेज है या फिर 30 डेज है। तो हम कैसे याद रखेंगे। ओके आपने शायद स्कूल में एक टेक्निक सीखी होगी, पंच की टेक्निक। ओके यहाँ पे चलो मैं दिखा देता हूँ। तो समझो ये मुट्ठी है हमारी, ऐसा। तो ये जो आपको दिख रहा है अप वाला, ओके ये वाला पोर्शन यहाँ पे मराठीत आपण म्हणू डोंगर। ओके आपल्या मुठ्ठीने जिथं डोंगर झालेला आणि खाली गेलं तर खड्डा किंवा दरी। सो अगर ये मेरे लिए मुट्ठी है तो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके ऐसा। तो ये मेरे लिए रहेगा जनवरी, नीचे आ जाओ फरवरी, मार्च, फिर से नीचे अप्रैल, मई। चलो मैं दिखा देता हूँ, अब समझ गया। जनवरी, नीचे आ गए फेब, ऊपर आ गए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलो आपने भी मेरे साथ करना है। ओके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर आ गए। अब यहाँ से जंप नहीं करना है। ओके चलो पीछे आ जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो ये जो ये प्लेस है ऊपर की प्लेस, राइट, यहाँ पे ये प्लेस, नंबर ऑफ डेज रहेंगे उस मंथ में 31। और अगर आप नीचे चले गए तो उसमें 30 डेज या फिर 31 डेज। ओके देखो जनवरी 31 डेज, नीचे आ गए फरवरी, सिर्फ फरवरी का एक्सेप्शन रहेगा 28 या 29। ऊपर चले गए मार्च 31, नीचे आ गए अप्रैल 30, ऊपर चले गए मई 31, जून 30, जुलाई 31, घूम के यहाँ पे आ गए अगस्त 31, जुलाई अगस्त कंटिन्यूशन में 31 है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके तो ये आपको लर्न कर लेना है और ये आसानी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट लीप ईयर। देखो अभी ये जो 28 एंड 29 डेज है फरवरी में, तो लीप ईयर होता है और नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। अब हमें कैसा पता चलेगा कौन से साल में लीप ईयर है। 4 का टेबल लर्न कर लो। 4 का टेबल कौन सा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आता है कि नहीं आता है, राइट। तो देखो 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, करंटली 2020 चल रहा है। तो जो 4 के टेबल में आते हैं वो सारे लीप ईयर है, वो सारे हमारे लिए क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में फेब मंथ में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर है फरवरी में 29 डेज रहेंगे। और जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में आपको फेब में 28 डेज मिलेंगे। तो 2020 लीप ईयर है 29 डेज, अगले साल 2021, 22, 23 28 डेज रहेंगे। 24 लीप ईयर है, फिर से 29 डेज, ठीक है। अब ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट इज द डेट ऑन विच पेमेंट इज टू बी मेड बाय ड्रॉवी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। तो ड्रॉवी को जब प्रेजेंटेशन किया जाएगा, बिल दिया जाएगा, तो उस पर आपको ड्रॉवी को पेमेंट करना होगा, वो ड्यू डेट होती है। फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट कंसिडर 3 ग्रेस डेज। 3 ग्रेस डेज आपको काउंट करना है। जैसा पासिंग करने के लिए 35 मार्क्स जरूरी है, लेकिन कोई स्टूडेंट को 34 मार्क्स मिलते हैं तो भी वो पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेस मिलता है, 3 दिन का उसे ग्रेस, 3 मार्क्स का उसे ग्रेस, या फिर 5 मार्क्स का भी ग्रेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस कितना का है, 3 दिन का। अगर ड्यू डेट 1 तारीख की है, आप 3 दिन लेट भी हो गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यू डेट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया वो दिन ऐड कर दो पीरियड ऑफ द बिल और ऐड कर दो 3 ग्रेस डेज, ठीक है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऐड पीरियड ऑफ द बिल ऐड
3 ग्रेस डेज, ये हमें मिल जाएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट को मैं आपके पास आऊँगा, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास आएगा, बिल देगा और पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ द नंबर ऑफ द बिल इज गिवन इन मंथ। अब ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड मंथ्स में हो सकता है या फिर डेज में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, मंथ्स में भी या फिर डेज में। अगर मंथ्स में दिया है तो कैलकुलेशन करना आसान है। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 महीने का क्रेडिट आपको मिलेगा, 2 महीने का क्रेडिट मिलेगा, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि 20 दिन का क्रेडिट मिलेगा, तो आपको है ना 20 दिन एग्जैक्टली डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी डेट आ रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि 45 डेज का क्रेडिट है, तो समझ में आता है, लेकिन उसकी डेट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो क्रेडिट पीरियड मंथ्स में तो कैलकुलेशन आसान है, डेज में दिए है तो डिफिकल्ट है, और इसी वजह से हमें ये जो यहाँ पे डेज है ना मंथ्स को, वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है, लर्न करना पड़ रहा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 20 May 2020 फॉर 3 months, फाइंड ड्यू डेट। बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ है 20 May 2020 को, ओके। 3 months का टाइम पीरियड है। अभी मंथ कौन सा चल रहा है, मई, 5th month। 5th month में अगर मैं 3 months को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8th month मिलेगा, राइट। 5th month में 3 month ऐड कर दिए, और अब 3 ग्रेस डेज को ऐड कर दो। देखो 20 तारीख है, इसमें 3 दिन ऐड कर देना है, तो 21, 22, 23 अगस्त 2020, ये मेरे लिए रहेगी ड्यू डेट। इसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। तो पीरियड आपने ऐड कर दिया, जो डेट मिली वो है नॉमिनल ड्यू डेट, और लीगल ड्यू डेट क्या होती है, 23 अगस्त। देखो ये रही हमारे लिए नॉमिनल ड्यू डेट और ये रही लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, आपको लीगल नोटिस भी भेज सकता हूँ। सेम अगर ये मैच्योरिटी डेज में दी है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मान लो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 18 जनवरी 2020 और टाइम आपको दिया है 60 डेज का, तो आपको क्या करना है, अभी 60 डेज इसमें ऐड करना है। चलो डेज ऐड करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। अभी क्या चल रहा है, 18 जनवरी, तो जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है। टोटल डेज कितनी चाहिए हमें, 60 डेज जरूरी है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं ये लर्न कर लेना है, 31 डेज होते हैं, माइनस 18 दिन हो गए, आज 18 तारीख है, 18 दिन हो गया, आज का दिन भी छोड़ देना है। कितने दिन बाकी है, 13 दिन। चलो तो जनवरी के 13 दिन, फेब्रुआरी लीप ईयर है तो 29 डेज लेना होगा, 13 + 29 कितने हो गए, 42 डेज। 60 डेज होने के लिए कितना टाइम बाकी है, देखो 13 + 29 हो गए 40, 60 - 42 करूंगा तो ये आ जाएगा 18, मार्च की 18th तारीख। सो 18 मार्च 2020 मुझे मिल जाएगा, 60 डेज ऐड करता हूँ तो, और इसमें 3 दिन ग्रेस के मुझे ऐड करना है, मुझे मिल जाएगा 21 मार्च 2020, और ये होती है मेरे लिए लीगल ड्यू डेट। 18 मार्च नॉमिनल ड्यू डेट है, 21 मार्च लीगल ड्यू डेट है। लीगल ड्यू को मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, आपको मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक और पॉइंट, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडेज और संडे, अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे है तो एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। तो अभी संडे तो हम याद नहीं रख सकते, ओके। पब्लिक हॉलीडेज भी मुश्किल है, इंडिया में तो बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ 3 हॉलीडेज को याद रखना है, सिर्फ 3 हॉलीडेज को, ओके। उसमें से पहला रहेगा 15 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, एंड तीसरा 26 जनवरी। जो हॉलीडे था उस दिन बैंक बंद होती, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ड्रॉवी मतलब जो कस्टमर है वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता। अभी तो ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, पहले नहीं होता था, ठीक है। जो भी है, अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ 3 हॉलीडेज याद रखना है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। अगर लीगल ड्यू डेट इस दिन को आती, मान लो ये जो हमने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन करने के बाद डेट आ रही है 15 अगस्त 2020,
तो 15 अगस्त को तो बैंक बंद रहेगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक दिन पीछे चला जाना है, तो ड्यू डेट रहेगी 14 अगस्त 2020, ये आंसर। अगर 26 जनवरी आता था तो एक दिन पीछे चले जाओ 25 जनवरी, 2 अक्टूबर आ गए तो एक दिन पीछे चले जाओ 1 अक्टूबर। ठीक है, सिर्फ 3 पब्लिक हॉलीडेज को याद रखना है, बाकी छुट्टियां एग्जाम के लिए काउंट नहीं करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, अभी आपको इसे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है। फाइंड ड्यू डेट फॉर द फॉलोइंग बिल्स। ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है और पीरियड ऑफ द बिल है। तो फर्स्ट 25 अप्रैल 2020, एक्सेप्टेंस और पीरियड 2 मंथ्स का है, तो आंसर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 25 अप्रैल 2020। पीरियड ऑफ द बिल कैसे दिया है, 2 मंथ्स है, तो हम इसमें नंबर ऑफ मंथ्स ऐड कर देते हैं, 2 मंथ्स। देखो अप्रैल महीना है, इसमें हमने 2 महीने ऐड कर दिए, तो मई जून आ जाएगा, तो 25 जून 2020। अब इसमें ग्रेस डेज कितने मिलेंगे आपको, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 25 जून में 3 दिन ऐड करते तो हमें डेट मिल जाएगी 28 जून 2020। ये हमारी क्या रहेगी, लीगल ड्यू डेट रहेगी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं 1 मार्च 2020 का। 1 मार्च 2020, नंबर ऑफ मंथ्स कितना दिया है, 3 मंथ्स, तो हम यहाँ पे 3 मंथ्स को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट 3 में 3 ऐड हो गए तो हो गए 6 2020, और 3 दिन हमें ग्रेस डेज के मिल जाएंगे, फर्स्ट में 3 ऐड कर दिया तो 4 जून 2020 ड्यू डेट आ गई। तीसरा दिया है 28 जनवरी और 1 मंथ, 28 जनवरी 2020, और टाइम पीरियड है मंथ्स में 1 मंथ का, तो हम इसमें 1 मंथ ऐड कर देते हैं, तो 28 जनवरी में 1 मंथ ऐड हो गया तो ये फरवरी आ गया, और अब हमें 3 दिन ऐड करना है, 3 डेज ग्रेस, 28 फरवरी। देखो 2020 कहाँ है, और 2020 क्या है हमारे लिए, लीप ईयर है, लीप ईयर फरवरी मंथ्स में 29 डेज होते हैं, तो फरवरी की बात चल रही है, 3 दिन अगर ऐड करते 28 में तो 29 फेब महीना कंप्लीट हो गया, 1 मार्च 2 मार्च, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 मार्च 2020। ये आपके लिए क्या है, लीगल ड्यू डेट है। नेक्स्ट सिमिलरली 4th, अभी डेज में कैलकुलेशन है, 10 जनवरी 2020, 20 डेज दिए हैं 2020, और नंबर ऑफ डेज हमें ऐड करना है 20 डेज। डेज है तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, वैसे 10 + 20 30 तारीख हमें मिल जाएगी, राइट। ये लीगल नॉमिनल ड्यू डेट आ गई। 3 दिन ऐड कर दो, जनवरी में 31 डेज होते हैं और ये 30 तारीख है, तो 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, तो 2 फेब 2020, ये हमारे लिए हो गई लीगल ड्यू डेट। नेक्स्ट चलिए ये हो गया हमारा 25 मार्च और 60 डेज है, 25 मार्च 2020, और नंबर ऑफ डेज दिए हैं 60 डेज। चलो ये आप ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज कर दो और ये ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर क्या रहेगा। 60 डेज है, अभी मार्च में 31 डेज होते हैं मार्च में, जिसमें से 25 डेज चले गए, निकल गए, तो 31 में से 25 दिन निकल गए, तो बच्चे कितने, 6। अगले महीने में आते हैं अप्रैल में, कितने दिन रह गए, 30 दिन, 60 दिन चाहिए हमें। में देखो टोटल कितने डेज की जरूरत है, 60 डेज की, तो 6 + 30 36, 60 - 36 करेंगे तो 24, 24 मई 2020। 3 दिन इसमें ऐड कर दो ग्रेस के, 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27 मई 2020। नंबर 6 12 जून 2020 है, 90 डेज का, 12 जून 2020। नंबर ऑफ डेज हमें दिए, चलो वीडियो पॉज करके आपने एक बार ट्राई करना है 90 डेज, देखो कितना आंसर आता है। अभी जून में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, 30 डेज में से 12 जून मतलब 12 दिन हो गए, बच्चे कितने, 18। नेक्स्ट होता है जुलाई 31 डेज का, आगे होता है अगस्त 31 डेज का, टोटल हमें कितना चाहिए, 90 डेज, 31 + 31 62,
62 प्लस 18 अगर हम करेंगे तो वो 80 डेज बन जाएंगे। और अगस्त के आगे होता है सितंबर, और 80 में हमें 10 दिन लेना होगा, 90 बन जाएगा। तो 10 सितंबर 2020 3 ग्रेस डेज मिलेंगे, आंसर आ जाएगा 13 सितंबर 2020। ओके, और हमारे दो एग्जाम्पल्स है। 23 नवंबर 23 नवंबर देखते हैं। 23 नवंबर 2015 और नंबर ऑफ मंथ्स हमें दिए हैं 2 मंथ्स, तो नवंबर में 2 मंथ्स ऐड कर दिए, दिसंबर जनवरी, साल बदल गया 23 जनवरी 2016। इसमें हम 3 दिन अगर ऐड करते हैं 3 डेज, तो 23 में 3 डेज ऐड करोगे 24, 25, 26 जनवरी। 26 जनवरी को तो पेमेंट नहीं हो सकता है, राइट, एक दिन पीछे आना पड़ेगा। 26 जनवरी क्या है, पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पीछे आ जाओ, पब्लिक हॉलीडे है तो। और फिर इस वजह से आपको कितना लेना है, 25 ऑफ जनवरी 2016। 26 होता था लेकिन एक दिन पीछे आ गए, पब्लिक हॉलीडे को एक दिन पीछे आना है, 25 ऑफ जनवरी। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो 3 दिन की जगह पे 2 दिन। और फाइनली 8th एग्जाम्पल है, चलो ये आप छोटा सा एग्जाम्पल आप इसे होमवर्क में कर लेना। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है, डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे, लीगल ड्यू डेट क्या होती है ये भी हमने देखा है, इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।